So very good afternoon, friends, and welcome back to your own YouTube channel, Niveshak Bharat Talks, and this is your own friend Bharat. तो आज संडे है तो हम लोग नॉर्मली संडे को जो है हर वीक एक वीक अहेड का एनालिसिस करते हैं कि नेक्स्ट वीक में जो है मार्केट स्ट्रक्चर या प्राइस एक्शन के बेसिस पे हम लोग क्या चीज़ को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज अगेन हम लोग अपना एक व्यू बना के जाते हैं मार्केट में, एज वी ऑल नो। वो व्यू जो है वो मार्केट रिस्पेक्ट करती है, उसके लिए ए और बी दो सिचुएशन के लिए हमारा प्लान रहेगा। अगर ये चीज होती है जो हम प्लान कर रहे हैं, जिसके लिए ओपिनियन बना रहे हैं, वो वर्कआउट होती है तो देन वी आर गोइंग टू डू दिस। और अगर वो चीज नहीं होती है तो उसके अगेंस्ट जो है दूसरा व्यू भी हमारा रहेगा, वो वाला एग्जीक्यूट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपना एक ओपिनियन, एक व्यू फॉर्मेशन करके जाएंगे। रिजिड नहीं रहेंगे मार्केट के साथ। जो मार्केट हमारे को रिस्पेक्ट करेगा हमारे व्यू को, उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग एक्ट करेंगे। तो बिफोर वी स्टार्ट ऑफ, तो आपको याद होगा कि मैं आपको पिछले काफी टाइम से, अगर आप देखेंगे भी हमारी वीडियो सीरीज में, तो मैं आपको ये बोल रहा था कि एक बाउंस जो है वो इमिनेंट है अक्रॉस द बोर्ड। तो वो हमें ग्लोबली भी हमें एक हेल्प मिल रहा है उसकी वजह से, क्योंकि ग्लोबली भी हम लोग देख रहे हैं कि एक अच्छा पुल बैक आ रहा है अक्रॉस ऑल द मेजर इंडाइसेस ऑफ द। एट द सेम टाइम हमें इंडियन बेंचमार्क इंडाइसेस में भी देखने को मिल रहा है वो पुल बैक। और वो पुल बैक जो था वो चार्ट्स कहीं ना कहीं पहले ही बता रहे थे, और वो चार्ट्स बता रहे थे तो आई वॉज एबल टू शेयर विद यू। ऐसा नहीं है कि आई गेट टू नो समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी या मेरे को कुछ ज्यादा आता है। इट्स वेरी सिंपल। बट ओनली थिंग इज कि हम लोगों को जो डेटा या जो हमें प्राइस एक्शन बता रहा है उसको फॉलो करना है, रेदर देन कि जो हम लोग सोचते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है। तो अगर आपको देखेंगे तो आपको ट्विटर पे भी मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया था पहले भी। ईएनएक्स आईटी का स्पेसिफिक भी किया था, और ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स के टैंडम में हम लोग भी फेस करेंगे एक पुल बैक। तो आपको ये दिखेगा कि 27 मई को मैंने आपके साथ ऑलरेडी ट्वीट शेयर किया था, राउंड अबाउट बिफोर द मार्केट स्टार्ट। तो ये स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स है, और आपने देखा होगा कि ऑटो में भी एक अच्छा खासा हम लोग अभी सेक्टोरल डिस्कशन भी करेंगे। तो आपको बैंक निफ्टी और सीएनएक्स ऑटो में जो है एक और एफएमसीजी जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स लग रहे थे, जहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छी दिख रही थी। ये सेक्टर्स में एक पुल बैक की प्रोबेबिलिटी है और थी, जिसको कि हम लोगों ने डिस्कस किया। ये हम लोग सब देखेंगे। एट द सेम टाइम थैंक्स फॉर योर ओवरवेलमिंग रिस्पांस। तो हम लोग जो अभी ऑफ लेट जो है टेलीग्राम पे भी वी हैव स्टार्टेड टेकिंग सर्टेन सेशंस अराउंड 10 o'clock। द प्लान इज एंड द रिक्वेस्ट वर पोरिंग इन। सो होपफुली अगर ये टाइम परमिट करता है तो आई विल स्टार्ट daily live Q&A question answer session with you all for your stock specific worries, for anything related to market। कि आप, वी आर नॉट ऑल अलोन, वी आर देयर एज अ निवेशक भरत फैमिली। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर आप कहीं स्टक हैं किसी स्टॉक में या किसी तरीके से, अगर आपको मार्केट में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है ड्यू टू योर पोजिशंस, तो वी कैन डिस्कस ऑन दैट। एंड अगर यूट्यूब लाइव में 10 to 11 इन द नाइट अगर प्रोबेबिलिटी मतलब रहता है, टाइम परमिट करता है, तो वी विल स्टार्ट दैट सीरीज ऑल्सो। नहीं तो हम लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं टेलीग्राम चैनल पे कि हम लोग कुछ एक सेशंस कर रहे हैं विच विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर यू गाइस। तो विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड, और मैं चार्ट्स पे चलते हैं, और हम लोग अपना आज का जो चार्ट्स क्या बता रहे हैं वो हम एनालिसिस नेक्स्ट वीक के लिए शुरू करेंगे। कनेक्ट द डॉट्स इस सीरीज का नाम रखा हुआ हम लोगों ने। हम लोग सिर्फ और निफ्टी और बैंक निफ्टी नहीं डिस्कस करेंगे, इंडियन इंडाइसेस नहीं करेंगे। हम लोग देखेंगे कि ग्लोबली एक ब्रॉडर पिक्चर क्या बन रही है, उसके हिसाब से फिर है हमारे इंडियन इंडाइसेस या इंडियन बेंचमार्क सेक्टर्स जो है वो कैसा फिट बैठ रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे डॉलर इंडेक्स से। तो अगर आप देखेंगे, मैं बड़े टाइम फ्रेम से हमेशा स्टार्ट करता हूँ, तो वीकली से स्टार्ट करेंगे। तो आप ये देखेंगे कंटिन्यूअसली एक ये ट्रेंड लाइन जो है ये रिस्पेक्ट हो रही है, और यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो वैसे हम नॉर्मली चाहते हैं कि ब्रेकआउट हो, लेकिन ये एक ऐसा कोरिलेशन है मार्केट्स के साथ में, इक्विटी मार्केट्स इन स्पेसिफिक ग्लोबली, कि जितना ये इसका ब्रेकआउट नहीं हो रहा उतना हमारे लिए फायदेमंद है। आप लोग अगर पिछली सीरीज में जाके देखेंगे इस सारी वीडियोस, तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, बिकॉज आई हैव डिटेल में एक्सप्लेन किया है पुराने वीडियोस में। तो डॉलर इंडेक्स जो देखिए 13 पीरियड मूविंग एवरेज की कंटिन्यूअसली सपोर्ट ले रहा है। तो कूल ऑफ जरूर हुआ डॉलर इंडेक्स में। बट अगर आप आरएसआई में भी देखेंगे तो आरएसआई में भी जो है आपका क्लियरली एक जो है हायर हाई और हायर लो का जो स्ट्रक्चर है वो अभी भी इन प्लेस है। तो इसीलिए अभी जो हम ये नहीं बोल सकते कि, तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो कंटिन्यूअसली आरएसआई का भी जो स्ट्रक्चर है वो हायर हाई एंड हायर लो की फॉर्मेशन में है।
तो प्राइस स्ट्रक्चर वाइज अभी एक यहाँ से हो सकता है कि कंटिन्यूअसली इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करे आरएसआई भी, तो यहाँ से एक बाउंस आए। और यहाँ पे 13 पीरियड मूविंग एवरेज प्राइस एक्शन पे भी दिखा रही है कि जैसे कंटिन्यूअस और कंसिस्टेंट सपोर्ट रही है। तो ये एक कूल ऑफ जरूर हुआ विच वाज इमिनेंट और विच वाज ऑन कार्ड्स। तो इसके बेसिस के ऊपर अब हम लोग अगर डॉलर इंडेक्स में कूल ऑफ कर रहे हैं तो इमर्जिंग मार्केट्स के लिए स्पेसिफिक हमारे जैसी कंपनी कंट्रीज के लिए, इंडिया के लिए ये अच्छा सिग्नल है। तो सबसे पहला सिग्नल हमें ये मिलता है कि अगर ये 13 पीरियड मूविंग एवरेज को भी नीचे ब्रीच कर देता और नीचे आता और एट द सेम टाइम अगर ये ट्रेंड लाइन जो हायर हाई हायर लो की फॉर्मेशन है आरएसआई भी उसको ब्रेक करता तो विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर इंडियन मार्केट्स इन स्पेसिफिक बीइंग एन इमर्जिंग मार्केट। देखते हैं कि नेक्स्ट वीक क्या प्राइस एक्शन डेवलप करता है। अगर 105 के ऊपर चला जाता है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच आउट ब्रेक कर देता है ऑन द अपसाइड, then it will be a very painful some more months or maybe weeks in the times to come. उसके बाद हम देखते हैं 10 ईयर यूएस पेपर का क्या चल रहा है। तो 10 ईयर का यूएस पेपर जो है वो भी अगर आप देखेंगे तो इन टैंडम है वी हैव डिस्कस अपॉन डॉलर इंडेक्स। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन जो है आरएसआई पे भी कंटिन्यूअसली अभी तक रिस्पेक्ट हो रहा है। एट द सेम टाइम यहाँ पे भी जो है 13 पीरियड ट्रेंड लाइन जो सॉरी मूविंग एवरेज है वो एक डायनामिक सपोर्ट एक्ट कर रही है अभी सो फार। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी जो है एक ट्रेंड लाइन जो है आपकी ऑन द अपर साइड ये कंटिन्यूअसली रेजिस्टेंस फेस कर रही है यूएस 10 ईयर पेपर के लिए भी। तो 3.5 जो है दैट इज द लेवल। तो हम लोगों ने इसको 3 तक जाते हुए देखा है, 3.13 का टॉप बनाया है रिसेंटली। तो अगर 3.5 के ऊपर का क्लोजिंग मिलता है तो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इंडाइसेस एज वेल एज ग्लोबल मार्केट। बिकॉज वो क्या होगा कि अगर यूएस 10 ईयर का यील्ड बढ़ता है तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ सेफ हेवन। तो लोग वहाँ पे एक श्योरिटी के साथ एक गवर्नमेंट बैक सिक्योरिटी रहता है कि आपको कूपन रेट जो भी रहेगा उसके बेसिस पे आपको एक इंटरेस्ट फिक्स मिलेगा। आपको उसके लिए आपको रिस्क लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी इक्विटी मार्केट, बिकॉज इक्विटी मार्केट्स आर हाई रिस्क। सो वहाँ पे पैसा जाएगा तो यहाँ से लिक्विडिटी कम होगी, दैट इज वन थिंग। तो अभी भी हमें यहाँ पे भी यही देखना है कि अगर 13 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे आ जाता है और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो हमारे लिए अच्छा है। लेकिन अगर ऊपर की साइड ब्रेकआउट देता है तो हमारे लिए या इक्विटीज एज एन एसेट क्लास के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, मुश्किल रहेगा टाइम। उसके बाद चलते हैं कि क्रूड ने क्या किया इस पिछले वीक में। तो क्रूड देखेंगे तो हम कंटिन्यूअसली जो है एक रेजिस्टेंस जोन के पास ही जो है एक काफी टाइम से टाइम स्पेंड कर रहा है विच इज अगर हम लोग देखेंगे तो ब्रेकआउट की प्रोबेबिलिटी के लिए वो चीज अच्छा रहता है। लेकिन क्रूड का भी वी बीइंग अ नेट इंपोर्टर ऑफ क्रूड हमारा जो कोरिलेशन है वो नेगेटिव है इसके साथ भी। तो अगर क्रूड बढ़ता है तो इंडियन इकोनॉमी या इंडियन इंडाइसिस पे उसका नेगेटिव कोरिलेशन, तो इसके बढ़ने से हमें नुकसान होगा तो हमारी जो मार्केट है वो थोड़ा नीचे जा सकती है। जिसकी वजह से आपने रिसेंटली देखा भी होगा कि जितने भी क्रूड डेरिवेटिव कंपनीज है जो कि डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं रॉ मटेरियल की तरह, वहां पे काफी ज्यादा प्रेशर देखने को मिला। इवन आपकी स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो पेंट कंपनीज, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स हैज हिट 52 वीक लो, इंडिगो पेंट्स हैज हिट 52 वीक लो। द रीजन फॉर दिस इज द सेम। एट द सेम टाइम कई सारी जो है केमिकल कंपनीज के लिए भी रॉ मटेरियल है क्रूड जो है वहां पे भी काफी ज्यादा जो है वो प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस। तो अभी यहाँ पे जो है इसने भी 130 के आसपास का जो एक ऑल हाई मारा प्रीवियसली रिसेंट में। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूअसली ये हमारे लिए एक जो ट्रेंड लाइन है वो एक रेजिस्टेंस जोन एक्ट कर रही है। तो ये जो लेवल है ये आ रहा था अराउंड अबाउट 115 116 के आसपास। तो हमने 130 के आसपास ऑलरेडी टच किया था पिछले कुछ वीक्स पहले। तो यहाँ पे भी हमारे लिए एक ही चीज जो मैटर करती है, इन केस अगर क्रूड जो है सॉफन अप होता है या क्रूड भी जो है सेम यहाँ पे इसको अगर आप देखेंगे तो एक कंटिन्यूअसली रेजिस्टेंस एरिया के पास कंसोलिडेट कर रहा है, ब्रेकआउट के चांसेस ऊपर की साइड पे बढ़ जाते हैं। अगर पिछली कैंडल आप देखेंगे तो डोजी थी पिछले भी, उससे पहले जो थी वो हैमर थी। इसका मतलब लोअर साइड पे कहीं ना कहीं जो है क्रूड की बाइंग इंटरेस्ट है ज्यादा, प्रेशर नीचे की साइड से है। ऊपर की साइड अगर ब्रेकआउट होता है तो देन इट कैन सी अगेन 130 लेवल जो इसने प्रीवियस कुछ वीक्स पहले टच किया है। एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे तो नीचे की साइड अगर 13 पीरियड मूविंग एवरेज को तोड़ता है नीचे की साइड, और अगर ये सपोर्ट जोन जो कि बहुत ही क्रूशियल है 95 की, अगर 95 से नीचे कभी भी क्रूड क्लोज देता है तो यहाँ पे जो है आपका कंटिन्यूअसली ये भी आप देखेंगे तो एक कंटिन्यूअसली आरएसआई सपोर्ट जोन भी जो है ब्रीच होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी अगर 95 के आसपास हो जाता है। तो अभी यहाँ से आप देखिए तो एक फिर से आपको एक पुल बैक देखने को मिल रहा है।
और ये हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन फिर से अभी भी यहाँ पे भी बरकरार है। तो ये तीनों जो चीजें हैं जो हमारे हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीकली एनालिसिस, तो तीनों का जो कोरिलेशन है हमारे साथ इंडियन इक्विटीज के साथ नेगेटिव है। तीनों ही जो है अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा सॉफ्टन अप होकर दिखे, कूलिंग ऑफ दिखी है इसमें भी। बट वो फॉलो अप प्राइस एक्शन अगर ऊपर की साइड हमें देखने को मिलता तो हमारे लिए थोड़ा जो है मुश्किल रहेगा आने वाला टाइम एज एन इक्विटीज एज एन एसेट क्लास। लेकिन अभी जो पुल बैक्स हम जितना भी देख रहे हैं और हम लोग अभी डिस्कस करने जा ही रहे हैं ग्लोबल इंडाइसिस पे भी, तो दैट इज वन ऑफ दीज रीजन व्हिच आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर इन ऑल द थ्री इंडाइसिस, मतलब जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है। फिर उसके बाद लास्ट जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है हम लोग हर बार डिस्कस करते हैं, दैट इज गोल्ड। सो गोल्ड में डेफिनेटली एक कूल ऑफ देखने को मिला है। गोल्ड में जो है एक सबसे बढ़िया जो हमारे लिए अच्छा खबर बोल सकते हैं एक बुल्स के लिए, या जो एक मार्केट को पॉजिटिव वे में देखना चाह रहे हैं के लिए, कि यहाँ पे जो है 13 पीरियड मूविंग एवरेज जो है वो अब एक डायनेमिक रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है पिछले 4 हफ्तों से। यहाँ से अगर कंटिन्यूअसली आप देखेंगे ना, जस्ट गिव मी अ सेक, यहाँ 4 हफ्तों से हमें कंटिन्यूअसली ये जो मूविंग एवरेज है ये डायनेमिक रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है। एट द सेम टाइम जो है यहाँ पे लोअर हाई लोअर लो की फॉर्मेशन हो रही है, और एक जो क्रूशियल सपोर्ट थी ये भी ब्रीच होती हुई दिखी है अभी। अगर ये ब्रीच हो जाती है नीचे की साइड पे आरएसआई में भी, तो मोमेंटम शिफ्ट होगा और प्रोबेबली जो है गोल्ड थोड़ा सा और जो है हम लोग कूलिंग ऑफ देख सकते हैं। लेकिन टिल द टाइम इट इज बिलो $1900 पर आउंस, दैट इज अ गुड वन इंडिकेटर विच इज टेलिंग अस के इक्विटीज में थोड़ा सा रैली और देखने को मिल। देन वी विल स्टार्ट ऑफ विद द ग्लोबल इंडाइसेस, कि ग्लोबली जो है बड़े बड़े इंडेक्स जो है वो क्या कर रहे हैं, और उसके बाद में हम लोग अपनी इंडियन इन बेंचमार्क्स को देखेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी, और फिर हम लोग कंक्लूड करेंगे सेक्टोरल इंडाइसेस का व्यू करके रिव्यू करके। चलिए डॉलर इन सॉरी डाउ जोन्स तो मदर ऑफ ऑल इंडाइसेस मैं बोलता हूँ हर बार ये। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो एक बहुत ही अच्छी चीज देखने को मिलेगी आपको। ये 13 पीरियड मूविंग एवरेज, ये देखिए यहाँ से हम लोग एक ट्रेंडिंग फेज में थे। तो यहाँ से हम लोग अगर पीछे जाके देखेंगे इस चीज को, कंटिन्यूअसली ट्रेंडिंग फेज था ये, यहाँ से आफ्टर द 2020 फॉल। फिर उसके बाद में इस जोन में हम लोगों ने कंसोलिडेट किया थोड़ा, और उसके बाद में जो है अभी कंसोलिडेशन के टाइम पे क्या होगा, आपकी मूविंग एवरेज भी जो है ना वो फ्लैट काइंड ऑफ हो जाएगी, तो प्राइस ऊपर नीचे दोनों साइड मूव करेगा, तो दैट विल गिव यू एन इंडिकेशन कि मार्केट अभी साइडवेज है। और उसके बाद अगर आप यहाँ से देख रहे हैं तो कंटिन्यूअसली इस टाइम फ्रेम से पिछले 5 हफ्तों से 6 हफ्तों से जो 13 पीरियड की मूविंग एवरेज है ना वो डायनेमिक रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है डाउ के लिए भी। तो अगर मैं अभी सब क्लीन कर देता हूँ चार्ट, तो आपको ये चीज क्लियरली दिखेगी कि एक तो यहाँ पे भी हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन हो रहा है इन द डाउ जोन्स आरएसआई में भी, जो कि ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। नेक्स्ट वीक में प्राइस एक्शन कैसा बनता है वो देखने के बाद ही हम क्लियर कह सकते हैं। यहाँ पे जो है आपको क्लियरली एक पुल बैक दिख रहा है लोअर लेवल से, जो पिछले वीक का लो था, तो सॉरी हाई था, वो हमने इस बारी ब्रीच करा है, क्लोजिंग उसके ऊपर दिया है डाउन ने, विच इज अ वेरी गुड साइन। अब देखना यह है कि ये पुल बैक की जो है प्राइस स्ट्रक्चर को कितना चेंज करता है, और पुल बैक की कहाँ तक जो है हम लोग ये पुल बैक देख सकते हैं। तो उसके लिए अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट जो आपको एक ये 13 पीरियड मूविंग एवरेज का जो रेजिस्टेंस आ रहा है दैट इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 33,500। तो 33,500 पे आपको अगर देखेंगे तो लॉ ऑफ पोलैरिटी की भी काम करता हो, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि जो पहले की सपोर्ट थी वो अभी रेजिस्टेंस एक्ट करनी चाहिए। तो मैक्स जो मेरे को चार्ट्स पे दिख रहा है पर्सनली, वो 33,500 से लेके 34,100 तक ऊपर की साइड ये पुल बैक मैक्सिमम स्ट्रेच हो सकता है। अगर 34,000 के ऊपर क्लोजिंग सस्टेन करता है एक या दो दिन, देन वी हैव टू change our view, or we need to be reviewing our thesis or our understanding of the charts। तो हो सकता है कि एक हमारे को जो है प्राइस एक्शन का प्राइस स्ट्रक्चर, एक्चुअली अगर आप बोलेंगे चार्ट स्ट्रक्चर बोलेंगे, चेंज होता हुआ दिखेगा, क्योंकि उससे पहले यहाँ पे आप देखेंगे तो कंटिन्यूअसली आपका जो है ये ट्रेंड लाइन का भी जो है आपको रिस्पेक्ट होता हुआ दिख रहा है। 35,000 वहां तक का एक पुल बैक प्रोबेबिलिटी उसकी कम लग रही है, बट 33,500 से 34,000 तक की पुल बैक स्ट्रेच हो सकता है। एट द सेम टाइम हम लोगों का नीचे की साइड का व्यू सेम ही रहेगा। तो टिल द टाइम ये
जो प्रीवियस वीक के जोन है, ये सपोर्ट जोन एक्ट करेगी अभी के लिए। तो दिस जोन विल बी अवर रेफरेंस जोन ऑन द डाउन साइड, विच कम्स आउट टू बी 30,500 से लेके 31,300 तक। तो अप्रोक्सीमेटली 800 पॉइंट्स की रेंज जो है ये सपोर्ट एक्ट करेगी, और ऊपर की साइड 500 पॉइंट्स की रेंज 33,500 से लेके 34,000 तक अप्रोक्सीमेटली, 3400 तक एट मैक्स, ये हमारे लिए एक पुल बैक जोन हो सकती है जहां से कि रेजिस्टेंस फेस कर सकता है डाउन। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे तो नैस्डैक में भी देखेंगे, तो नैस्डैक में भी एक हायर हाई सॉरी लोअर हाई लोअर लो का कंटिन्यूअस फॉर्मेशन है, इवन ऑन प्राइस एक्शन फ्रंट एज वेल एज ऑन द आरएसआई फ्रंट। तो यहाँ पे भी 13 पीरियड मूविंग एवरेज जो है वो कंटिन्यूअसली डायनामिक रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है। यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो पिछले 2 वीक्स के रेजिस्टेंस के ऊपर हम लोगों ने क्लोज दिया है नैस्डैक में, विच इज अ वेरी गुड साइन। But more or less, it also looks like a pullback only. Only thing needs to be seen based on the follow price action next week. Next week में कैसा price action develop होता है, उसके बेसिस पे भी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो पर्सनली मुझे लग रहा है बेस्ड ऑन द चार्ट्स ऑब्जर्वेशन, वो यही है कि ये जो पुल बैक है मैक्सिमम ये स्ट्रेच होता हुआ दिख रहा है अराउंड अबाउट 13,500 से लेके 13,600 एट मैक्स। इस जोन से अगर ऊपर के लिए हमारे को 500-600 पॉइंट और दिखते हैं ऊपर, तो 13,000 से 13,600 तक एट मैक्स ये पुल बैक जा सकता है, क्योंकि वहां पे एक डायनेमिक रेजिस्टेंस का भी कॉन्फ्लुएंस मिलेगा, और वहां पे जो अर्स्टवाइल सपोर्ट थी वो एक रेजिस्टेंस एक्ट करने की प्रोबेबिलिटी एज पर लॉ ऑफ पोलैरिटी भी बढ़ जाती है। और नीचे की साइड में अगर हम लोग देखेंगे तो जो हमने रिसेंट का लो बनाया है, ये जोन जो है हमारे लिए एक रेफरेंस पॉइंट एक्ट करेगी ऑन द डाउन साइड। जब तक हम इस लोअर जोन को नहीं तोड़ते हैं 11,500 से 11,700 को, तो यहाँ पे एक डिसेंट करेक्शन जो नीचे की साइड का है उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। जिस दिन हम 11,500 के नीचे का क्लोज मैनेज करते हैं, तो वहां पे फिर और ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है एज फार एज मैच। सेम चीज एसएनपी में भी है। अगर एसएनपी में देखेंगे तो वही डायनेमिक रेजिस्टेंस है एंड 30 तक का पुल बैक देखने को मिल सकता है, लोअर हाई लोअर लो की फॉर्मेशन। वही सेम चीज है प्राइस सेक्शन में और आरएसआई में भी। अब अगर हम जर्मनी का इंडेक्स देखें डैक्स, तो वहां पे एक अच्छी चीज देखने को मिल रही है, थोड़ी रिलेटिव स्ट्रेंथ बोल सकते हैं इसको हम, कि वहां पे जो है प्राइस ने फर्स्ट टाइम आफ्टर 8 to 9 वीक्स एक 13 पीरियड मूविंग एवरेज से ऊपर का क्लोज मैनेज किया, नंबर वन। नंबर टू, अगर आप देखेंगे तो जो अभी तक अब लोग हम जो है वहां पे एक बहुत ही क्रूशियल जोन में आ गए हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो एक जो मल्टी वीक की रेजिस्टेंस है, दैट इज अराउंड 14,530 लेवल्स। तो अप्रोक्सीमेटली 100 पॉइंट्स बोल सकते हैं 14,500 से 14,600। तो ये जोन को यहाँ पे अगर क्रॉस कर पाना इसके लिए थोड़ा मुश्किल लग रहा है फिलहाल बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन। अगर हम 14,500 600 के ऊपर क्लोज करते हैं, तो देन इट कैन आल्सो सी अ पुल बैक विंग गेटिंग स्ट्रेच टू 15,000 लेवल्स। तो 15,000 के लेवल के ऊपर तक का स्ट्रेच होना अभी के प्राइस एक्शन के बेसिस पे मुश्किल लगता है। At the same time, what is holding us back to be becoming so bullish is this price action। यहाँ पे एक तो आपका डायनेमिक सपोर्ट के ऊपर फर्स्ट टाइम क्लोज ही आफ्टर 8 to 9 वीक्स। उसके बाद अगर ये 15,000 तक का जो सस्टेन करता है अगर ये पुल बैक, तो ये जो कैंडल है जो कि ये फर्स्ट हम लोगों ने देखा कि हैमर कैंडल बनी थी बाद में, यहाँ पे 15,130 के लेवल से और ऊपर से देखेंगे तो सारी बड़ी कैंडल्स की पिछले 4 हफ्तों की विक्स थी। तो यहाँ से ऊपर मतलब दिख रहा है कि सेलिंग प्रेशर काफी टाइम से है। जो भी सेलिंग ऊपर से है वो उतना अभी बाइंग इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है कि वो पूरी सेलिंग एब्सॉर्ब हो गई। उसके बेसिस पे 15,000 तक का लेवल ऊपर की साइड पे मैक्सिमम दिखता है अभी के प्राइस एक्शन के बेसिस पे, जहां तक कि एक पुल बैक जा सकता है। ऑन द लोअर साइड जो है डाउ के कंपैरिजन में ये थोड़ा रिलेटिवली स्ट्रांग लग रहा है इंडेक्स। तो डाउन साइड पे अगर जो है 13,630 से लेके 13,900 मतलब 300 पॉइंट की रेंज आप मान सकते हैं, जहां पे कि कंटिन्यूअसली हमें सपोर्ट भी रेफरेंस पॉइंट के लिए रहेगी। यहाँ पे हम लोग इस जोन को सपोर्ट जोन देखेंगे। जब तक हम लोग इसके नीचे नहीं क्लोज देते, देन वी आर एज्यूमिंग के और द प्राइस एक्शन इज डिक्टेटिंग अस और कन्वेइंग अस कि अभी के लिए थोड़ी सेलिंग जो है वो रुक गई है। उसके बाद सब चीज यही आपको कैक में दिखेगी जो कि फ्रांस का इंडेक्स है, एंड देन द सेम थिंग यू कैन सी इन
Nikkei Asian Index, what I have explained. I'm just taking you through the global markets. हांगकांग में भी आपको ये देखने को मिलेगा, ओनली थिंग इज हांगकांग और निकेई जो है उसमें काफी ज्यादा जो है सेलिंग प्रेशर रहा है, तो वहां पे अभी भी कंटिन्यूअसली ज्यादा कोई पुल बैक नहीं दिख रहा है। तो 13 पीरियड मूविंग एवरेज यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बेसिकली हाउ यू कैन आइडेंटिफाई अ ट्रेंड, और उसके लिए हमने एक बहुत डिटेल्ड वीडियो भी बनाया हुआ, आप लोग वो भी जाके देखें। ऑस्ट्रेलिया का भी देख सकते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया का भी जो है वी आर जस्ट नियर बाई टू दैट पुल बैक जोन, वहाँ पे की 13 पीरियड मूविंग एवरेज पिछले 4 हफ्तों से डायनामिक रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है। इसके साथ साथ में आप रेफरेंस पॉइंट के लिए प्रीवियस स्विंग हाई देख सकते हैं। जब तक प्रीवियस स्विंग हाई, जो कि स्विंग हाई क्या बनेगा, प्रीवियस स्विंग हाई अगर ऑस्ट्रेलियन इंडेक्स के लिए हम लोग देखें तो दिस इज योर प्रीवियस स्विंग हाई 7624। जब तक प्रीवियस स्विंग हाई नहीं टूटता ना, तब तक आपको बुलिश होने की कोई ज्यादा जल्दी नहीं होनी चाहिए। until and unless your previous swing high gets broken, then only we have to review our entire thesis and rational, और फिर हमें अपना व्यू पॉइंट चेंज भी करना पड़ेगा बेस्ड ऑन द डेटा। कोस्पी के लिए भी आपको देखने को मिलेगा, तो कोस्पी में भी वही हो रहा है। नाउ वी विल गेट स्टार्टेड विद आवर ओन बेंचमार्क इंडाइसेस निफ्टी एंड बैंक। तो निफ्टी के लिए अगर आप देखेंगे कंटिन्यूअसली, आपके साथ मैं मल्टीपल टाइम्स ये शेयर कर चुका हूँ कि वी हैव बीन इन अ फ्लैग पैटर्न में कंसोलिडेट हो रहा है। वन साइडेड रन अप के बाद अब कंसोलिडेशन चल रही है। अभी भी यहाँ पे जो है हमारे लिए जो एक ज्यादा खुशी की बात नहीं है, वो ये है कि निफ्टी ने पिछले 3 वीक्स की रेजिस्टेंस जोन के पास ही क्लोज दी है। तो ये थर्ड वीक है जहाँ पे कि हम लोगों ने जोन के अंदर ही क्लोज दिया, जोन के ऊपर क्लोज नहीं दिया। ये वीकली क्लोज में बात करो तो तीसरे वीक में हम लोग वहीं पे क्लोज हुए अराउंड अबाउट 16400। और अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है हम लोग अभी भी इस गैप को ब्रिज नहीं किए हैं। 16400 से लेके ये जो 16657 तक का जो 150 पॉइंट्स का गैप है, वो अभी भी फिल होना बाकी है निफ्टी में। बैंक निफ्टी में वो हो चुका है, वी विल सी इट इन द नेक्स्ट सेशन अभी। और उसके बाद में जो मैक्सिमम अगर इस पुल बैक की इंटेंसिटी अगर ऊपर की साइड जो दिखती है, दैट इज नियर बाय टू योर 16800 के आसपास, यहाँ तक 800 से 900 जो एट मैक्स। और उसके ऊपर 16800 के आसपास, 16700 के आसपास हम लोगों को जो 13 पीरियड की डायनामिक रेजिस्टेंस में मिलेगी। स्ट्रक्चर में कोई ज्यादा चेंज नहीं है, लोअर हाई लोअर लो की फॉर्मेशन है। और अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे डेली पे, तो थोड़ा सा एक आपको पुल बैक की क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ से इस जोन से आरएसआई, इस जोन से जो है यहाँ से अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको जो हाईलाइट किया, यहाँ से भी इसने बाउंस लिया, यहाँ से बाउंस लिया, फिर यहाँ से डबल बॉटम बना के बाउंस लिया, और अभी भी जो है यहीं से बाउंस लिया है। और यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस फेस करने की प्रोबेबिलिटी है अभी। तो वंस वी सी RSI levels of 65-70 on निफ्टी ऑन अ डेली चार्ट, डेली टाइम फ्रेम, तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रह सकते हैं कि हो सकता है कि यहाँ से फिर से प्रॉफिट बुकिंग हो और फिर से जो एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिले। तो दिस इज द व्यू। और नीचे की साइड पे हमारे वही लेवल्स इंटैक्ट है जो हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किए थे। तो टिल द टाइम दिस लेवल, ये हमारे लिए बोल सकते हैं कि महालक्ष्मण रेखा है नीचे की साइड सपोर्ट की। तो 15600 15650 के आसपास जब तक हम लोग ब्रीच नहीं करते ऑन द डाउन, तो अभी के लिए सेलिंग प्रेशर जो है थोड़ा सा कंटेन हुआ हुआ दिखता है या रुका हुआ दिखता है। यहाँ से अभी और ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को नहीं मिलता। पुल बैक जरूर देखने को मिल सकता है 16800 तक का, बट 16450 से 16650 का जो एक गैप है अभी, वो फिल होना बाकी है। तो वो देखिए प्राइस एक्शन कैसे डिक्टेट करता है। नेक्स्ट वीक में हो सकता है कि वो फिल करके उसको एक 16800 तक का पुल बैक देखने को मिले। बैंक निफ्टी पे आते हैं, तो बैंक निफ्टी ने, जैसे मैंने आपको बोला कि वहां पे जो है जो बैंक निफ्टी का मैंने आपके साथ ऑलरेडी उस पर भी शेयर किया था, अगर आपको याद हो तो शो यू। ट्विटर पे भी आपके साथ मैंने बैंक निफ्टी का व्यू शेयर किया था और वहां पे बोला था कि बैंक निफ्टी लुक्स लाइक टू बी वेरी स्ट्रांग, रिलेटिवली काफी अच्छा स्ट्रांग था बैंक निफ्टी। तो ये चीज भी हमें चार्ट से क्लियर कर रहे थे, विच आई हैव शेयर्ड विद यू एंड पोस्टेड ऑन द ट्विटर।
ये देखिए, ये भी May 27 को था, मैंने आपके साथ शेयर किया था बैंक निफ्टी का व्यू। तो लुकिंग ऑल सेट फॉर तब जो था प्राइस था 35,094 था। तो 14 डेज के हाई के ऊपर क्लोज दिया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस चार्ट में मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे नियरली 14 डेज के हाई के ऊपर क्लोज दिया। और सबसे पहली जो मेजर हमारे लिए एक बुल्स के लिए एक खुशी की बात थी, सेकेंड जो पॉइंट था, इसने फर्स्ट टाइम काफी दिनों के बाद जो है अपनी डायनेमिक रेजिस्टेंस जो कि 21 पीरियड मूविंग एवरेज थी, उसके ऊपर भी क्लोज दिया ऑन थर्सडे। ये थर्सडे का चार्ट की बात कर रहा हूँ मैं। तो आरएसआई में भी फ्रेश ब्रेकआउट हो चुका है यहाँ पे, वहां पे अभी होना है, निफ्टी में यहाँ पे हो चुका है। और 34,800 जो हमने बात की थी, वो अगर बचता है तो 36,700 3800 तक को भी देखा, 8,000 तक को भी देखा जा सकता है पोजिशनली। एकदम से नहीं, बट आने वाले कुछ एक दो हफ्ते 3 हफ्ते में देख सकते हैं, अगर प्रोबेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। हम लोगों ने ट्विटर पे भी शेयर किया था। और वही सेम चीज मैं अब आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, हाउ दैट कॉन्फिडेंस वाज बीइंग गिवन टू मी, जस्ट प्योरली व्हाट चार्ट्स वर टेलिंग। तो यहाँ पे भी अगर हम पुल बैक की इंटेंसिटी देखेंगे, तो पुल बैक जो है, एक तो ये आपकी लोअर फॉलिंग ट्रेंड लाइन, जिसे हम डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन बोलते हैं। एक तो सबसे पहले लेमन टर्म्स में अगर देखेंगे तो 38,000 का लेवल जो 37,925 है, ये आपको ऊपर की ट्रेंड लाइन के बेसिस पे मिल रहा है कि अगर एक पुल बैक एक्सटेंड होता है, तो यहाँ से आके इसको एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का भी जो एक रेजिस्टेंस देखने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ये है 38,000 तक के लेवल्स की जो हमने बात की। अभी जो है ये कंटिन्यूअसली यहाँ पे भी आपका डायनेमिक रेजिस्टेंस के पास में है, उसी पे एग्जैक्टली क्लोज ही है। और यहाँ पे अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे, तो यहाँ पे वो जो गैप की बात हम कर रहे हैं, वो गैप फिल कर दिया है बैंक निफ्टी ने। तो दिस वाज द गैप विच आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ। देखिए आप यहाँ पे ये गैप था, ये गैप को ब्रिज कर दिया है बैंक निफ्टी ने। गैप वाज बिटवीन 34,863, जो कि हम लोगों ने पहले भी बोला था कि रेजिस्टेंस थी 34,800 के ऊपर। और अभी जो था 35,151 जो था, वो एक गैप जोन था। उस गैप को क्लोज करने के बाद, फिल करने के बाद, वी हैव मैनेज्ड अ वीकली क्लोज अबव 30,000 35,500। तो क्लोजिंग जो हुआ 35,613। अभी जो है नाउ, व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी? नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी इन बैंक निफ्टी इज के वी कैन स्टिल सी these levels 36,500 जो हम लोग बात कर रहे हैं, 36,600। और फॉलिंग ट्रेंड लाइन के बेसिस पे दिस इज द लेवल 38,000 के आसपास जो हम लोगों ने डिस्कस किया। तो ये एक प्रोबेबिलिटी है बेस्ड ऑन द फॉलो अप प्राइस एक्शन। अगर फॉलो अप प्राइस एक्शन सस्टेन करता है, और जैसे कि हम लोगों ने 34,800 की जो रेजिस्टेंस थी, वो लॉ ऑफ पोलैरिटी के हिसाब से सपोर्ट एक्ट करनी चाहिए, तो देयर इज अ हाई लाइकलीहुड at least we can see Bank Nifty going in coming 2 weeks to 36,600, 500. And further, if at all it moves from there also, and short squeeze happens, so it can see the lower falling trend line where it can face the resistance. That levels come out around about 37,900 to 38,000. तो दिस इज अ ब्रॉडर व्यू ऑन द बैंक निफ्टी। नीचे की साइड पे वही है कि नीचे की साइड अभी जो है हमारे लिए पुराने लेवल्स ही काम करेंगे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे चलते नीचे के लेवल्स वीक रेफरेंस के लिए कैन मेक अ नोट ऑफ इट। 32,000 से लेकर 32,000 से लेकर 33,000, 1,000 पॉइंट्स का जो है नीचे से एक बेस आपको अच्छा दिख रहा है, जो कि आपके लिए अभी जो एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन एक्ट कर सकता है। अब चलते हैं एनर्जी इंडेक्स पे। तो अभी सेक्टोरल इंडाइसिस पे चलते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो दिस इज नाउ बिकमिंग वीक। एक तो सबसे पहली बात, वो कैसे वीक है मैं आपको 2 पॉइंट से बताता हूँ। एक तो ये अपनी कंटिन्यूअस स्ट्रॉन्ग आरएसआई सपोर्ट के पास में है, वहां से भी ब्रेकडाउन नहीं दिया है। बट वो ब्रेकडाउन की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे थोड़ा दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको मोमेंटम भी श्रगिंग ऑफ दिख रहा है, और एट द सेम टाइम प्राइस एक्शन भी कन्विंसिंग नहीं है। ये इतनी बड़ी जो कैंडल बनी थी, उसका जो है हमने अभी तक लो ब्रीच नहीं किया है। बट उसके अंदर ही जो अगले वीक्स की 2 कैंडल बनी है, उसको हम इनसाइड बार बोलते हैं। लेकिन साथ के साथ में यहाँ पे एक ब्रेकआउट रीटेस्ट की प्रोबेबिलिटी भी है। तो ये जो जोन है, ये ब्रेकआउट रीटेस्ट भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था और वो 3 वीक से यहीं से कंसोलिडेट कर रहा है, इसको ब्रीच नहीं किया। अगर हम लोग 25,000 ब्रीच कर देते हैं ऑन CNX एनर्जी, तो देन
वी कैन सी, और उसमें एनर्जी में सबसे बड़ा जो कॉन्स्टिट्यूंट है वो है रिलायंस। तो 23,000 तक के लेवल्स हमें जो है आने वाले कुछ वीक्स में देखने को मिल सकते हैं। तो अगर एनर्जी ऊपर जाना है, रिलायंस को ऊपर जाना है, बिकॉज रिलायंस का निफ्टी में बहुत अच्छा वेटेज है, तो अगर पुल बैक को सस्टेन करना है निफ्टी में भी अच्छा, तो रिलायंस का बढ़ना भी उतना ही इंपॉर्टेंट, और रिलायंस के बढ़ने के लिए सीएनएक्स एनर्जी का बढ़ना भी उतना ही इंपॉर्टेंट, कोरिलेशन है। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको आरएसआई लेवल पे क्लियरली ये दिख रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक डबल जो है, आपको डबल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन दिख रही है आरएसआई की। तो इस लेवल्स तक जा पाना थोड़ा सा अभी मुश्किल ही लगता है, बट ये जो है अभी ये आपके लिए एक कंटिन्यूअसली सप्लाई जोन एक्ट कर रही है या रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है। तो 26,850 से 27,000 जो है वो एक स्टिफ रेजिस्टेंस है इंडेक्स के लिए, और नीचे की साइड पे जो है वो 25,000 के आसपास, जो अगर उससे नीचे ब्रेक डाउन देते हैं तो 23,000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं ओवर द लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म टू मीडियम टर्म। आईटी में एक पुल बैक ड्यू था पिछले 6 से 8 हफ्तों की वन साइडेड फॉल के बाद। नाउ इट वाज ड्यू। आरएसआई के अगर आप वीकली पे देखेंगे तो इट हैज रीच्ड आउट टू द लेवल ऑफ 20, जहाँ पे कि एक बहुत ही ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ चुका है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी पीछे 18 के आसपास आके यहाँ से भी बाउंस हो जाता है, तो वो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे भी बन रही है, बढ़ रही है। तो जो इसके मेजर लार्ज कैप आईटी इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, विप्रो काफी ज्यादा सप्रेस हुआ है, टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, इन सब में आने वाले 1, 2, 4 दिनों में या नेक्स्ट वीक में जो है एक अच्छा थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिल सकता है। तो पुल बैक जो है वो एट मैक्स जो है 13 पीरियड मूविंग एवरेज तक, जो कि अप्रोक्सीमेटली 31,000 के आसपास है, उसी तक की प्रोबेबिलिटी बनती है ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। उससे पहले आपको 2 वीक्स की ये रेजिस्टेंस जोन भी मिलेगी, ये विच इज अराउंड 30,900। तो एक 1,000 पॉइंट या मतलब एक 5% तक की रैली आपको आईटी इंडेक्स में देखने को मिल सकती है आने वाले कुछ वीक्स। सीएनएक्स ऑटो जो है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेटिव स्ट्रेंथ बेसिस पे डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है अपना स्ट्रेंथ को, और वो मैं आपके साथ पिछले वीक भी वही शेयर किया था और अभी भी। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो है एक ब्रेकआउट जोन के आसपास है। ये जो जोन है एक थोड़ी सी अभी सप्लाई जोन है 11,000 से लेके 11,500 तक। अगर 11,500 के ऊपर जब हम क्लोज मैनेज करते हैं तो ये प्रीवियस जो हाइज हैं इसके 12,140 के आसपास, 150, वहां तक तो जाता है कि प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, और उसके बाद में हो सकता है कि यहाँ पे आपको फ्रेश ब्रेकआउट भी देखने मिले। एट द सेम टाइम अगर आप प्राइस में भी देख रहे हैं तो आपको प्राइस में जो है एक स्ट्रक्चर भी अच्छा दिख रहा है, एक काइंड ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे है। इवन आरएसआई इज गिविंग यू दैट सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो आरएसआई का भी एक ब्रेकआउट के वर्ज पे है, कैन से इवन आरएसआई हैज गिवन यू अ फ्रेश ब्रेकआउट वीकली टाइम फ्रेम। तो यहाँ से इस सेक्टर को या इस इंडेक्स को अभी शॉर्ट मत कीजिए। एमएनएम काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग है, मारुति में भी थोड़ी स्ट्रेंथ दिख रही है, इवन दो कि एमएमएम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। टीवीएस मोटर काफी अच्छा दिख रहा है इसमें, बजाज ऑटो भी काफी अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ पे इस सेक्टर को, इस इंडेक्स को शॉर्ट करने की गलती एट दीज प्राइस पॉइंट्स मत कीजिए। प्राइस एक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग हियर। जस्ट गिव मी अ सेक, आई नीड टू पुट द चार्जर।